हाय एवरीवन। मेरा नाम शिवम है और मेरा घर नेपाल के एक शहर नामचे बाजार में है। आमतौर से हमारा शहर इसलिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है क्योंकि ये शहर माउंट एवरेस्ट की बहुत करीब है और ज़्यादातर लोग जो एवरेस्ट पे आते हैं इस शहर से होके ज़रूर जाते हैं। मैंने एमबीए किया है और इस वक्त मैं यूएसए में एक बैंक में काम करता हूँ। मेरी उम्र है लगभग 33 साल और मैं शादीशुदा नहीं हूँ। ये घटना जो मैं आपके साथ बांट रहा हूँ यह है साल 2020 की घटना। संयोगवश कोविड शुरू होने के ठीक कुछ दिन पहले ही मैंने अपने घर नेपाल जाने का फैसला किया और वो भी लगभग 3 साल बाद। मैं जैसे ही यहाँ पहुँचा कोविड की शुरुआत हो जाती है और साथ ही साथ पूरी दुनिया में लॉकडाउन भी लग गया। मैं अपने घर में था और मेरे ऑफिस ने मुझे वर्क फ्रॉम होम करने की अनुमति भी दे दी थी। तो अगले 2 साल तक यानी मार्च 2022 तक मैं नेपाल में ही था। बहरा तो जैसे जैसे ये समय बीतता गया और दूसरे वेव की यानी 2021 के मध्य तक अब केसेस बहुत कम हो चुके थे और जिंदगी थोड़ी बहुत वापस पटरी पे लौट रही थी। वैसे इस समय के दौरान मुझे अपने सारे बचपन के दोस्त मिलते हैं और हम सब ने बहुत अच्छा समय बिताया। हम घूमने जाते, बियर पीते और भी बहुत कुछ मजे किया करते। जब 2021 में केसेस बहुत कम हो चुके थे और पूरे शहर में सैलानियों का सैलाब जैसा आ गया था, तब मेरे ही एक दोस्त प्रशांत ने कहा कि क्यों ना हम किसी पहाड़ी पे ट्रैक करने जाए। ये बात सुनने में तो बहुत अच्छी लग रही थी, मगर मेरे बाकी के सारे दोस्त यहीं पे रहते हैं और उन्हें पहाड़ चढ़ने की और ऐसे मौसम की बहुत अच्छे से आदत है। और रहा सवाल मेरा, मैं तो शायद कब से पहाड़ या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहा हूँ। बहरहाल मेरे सारे दोस्तों के मनाने पे आखिरकार मैं भी जाने के लिए मान ही जाता हूँ। हमें लगभग 5 दिन का ट्रैक करके एक बड़ी पहाड़ी पे पहुंचना था और यहाँ का नज़ारा तो कुछ और ही था। मेरे दोस्तों ने मुझे इस जगह के बारे में इतना कुछ बताया था कि मैं अपने आप को रोक नहीं सक रहा था। लगभग 2 हफ्तों तक बहुत प्लानिंग हुई और बजट तय किया जाता है। मेरे ज़्यादातर दोस्त ही यहाँ अपना खुद का बिजनेस करते हैं और उनके लिए छुट्टी पे जाना कोई बड़ी बात नहीं थी, पर मुझे छुट्टी लेने के लिए बहुत सारे पापड़ बेलने पड़े। आखिरकार मुझे छुट्टी मिल ही जाती है और मैं भी अब तैयार था जाने के लिए। हम ट्रैक की शुरुआत करते हैं और पहले 2 दिनों तक तो सब कुछ अच्छा था, मगर तीसरी रात जब हमने कैंप सेटअप किया तो अब मुझे बहुत ज्यादा सर दर्द हो रहा था। पहाड़ों में कहा जाता है कि अगर आप ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं तो ये आपको धीरे धीरे करना चाहिए ताकि आप अपने शरीर को इस वातावरण से अभ्यास करने का मौका दे और आपको सांस लेने में और बाकी चीजों में तकलीफ ना हो। अब जैसा मैंने कहा, इस गति से ऊपर जाना मेरे दोस्तों के लिए तो ठीक था, मगर अब मुझे ये आदत नहीं थी। अगले दिन सुबह जब मैं उठा तो मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द था और मैंने अपने सारे दोस्तों को कहा कि आज मैं ऊपर और नहीं चढ़ सकता। अब ये सुन के मेरे सारे दोस्त हैरान हो जाते हैं क्योंकि उनके लिए मुझे यहाँ छोड़ के जाना मुमकिन नहीं था, मगर उनको भी अब एक और दिन इस कैंप में रहना मंजूर नहीं था। उनको भी जल्दी से सीधा समिट करके वापस अपने घरों को भी तो लौटना था। हम यहाँ लगभग 8 लोग थे और मेरा एक दोस्त जय ये कहता है कि वो मेरे साथ आज यही रुकेगा और फिर कल सुबह हम लोग आगे के कैंप में जाएंगे।
सब लोग इस बात से राजी हो गए और फिर बाकी के लोग ऊपर वाले कैंप के लिए निकल जाते हैं। सारा दिन मैं बस अपने टेंट में ही सोया रहा और थोड़े बहुत गाने भी सुन रहा था। मैंने ऑल्टीट्यूड सिकनेस की कुछ दवाइयाँ भी ले ली, जिससे शाम होते होते मैं एकदम ठीक हो जाता हूँ। अब क्योंकि शाम हो चुकी थी तो हम आज रात इस कैंप में ही रहने वाले थे, क्योंकि आगे जाने का आज कोई चारा जो नहीं था। जय और मैंने शाम को कैंप फायर जला ली और हमने अपने साथ लाया हुआ कुछ खाना भी बनाया। हमारे दोस्त जो भी खाने का सामान छोड़ के गए थे, हमने वो खाया और रात को हम सोने चले जाते हैं। हम दोनों एक ही टेंट में सो रहे थे और बात करते हुए लगभग रात के 10 बज चुके थे और फिर हम सो जाते हैं। मेरी नींद अचानक रात को 3 बजे खुल जाती है। मुझे ठीक से याद तो नहीं, पर शायद मेरी नींद किसी आवाज के कारण ही खुली थी। मैंने चुपके से बाहर देखा तो वहां मुझे कुछ हलचल सुनाई देती है। मैंने देखा बाहर कोई है, मगर जय तो मेरे पास ही था और बाकी के मेरे सभी दोस्तों ऊपर वाले कैंप पे अब तक पहुंच चुके होंगे। तो फिर ये कौन है? क्या कोई चोर? मगर कोई चोर यहां क्यों आएगा चोरी करने के लिए, और वो भी अंधेरे में? मैंने अब धीरे से अपने टेंट की जिप को खोला और मुझे अंधेरे में एक आकृति दिखाई देती है। ये कोई इंसान नहीं था, पर ये तो कोई भालू जैसा लग रहा था। मतलब ये कोई 9 या 10 फीट का भालू होगा और इसके शरीर पे पूरे बाल भरे हुए थे, भूरे रंग के या फिर सफेद, मुझे ठीक से पता नहीं। मगर इसकी हरकत और चाल बिल्कुल किसी इंसान जैसी ही थी। मतलब ना ही ये कोई भालू था और शायद ना ही कोई इंसान। मैं बस इसे चुपके से एकटक देखे ही जा रहा था और फिर ये चीज लगभग 2 मिनट तक हमारे कैंप के पास रखा हुआ सामान टटोलती है और फिर वापस चल के ऊपर की तरफ चली जाती है। अगले दिन सुबह जब जय उठा तो मैंने उसे तुरंत वो फुटप्रिंट्स दिखाए जो कि बर्फ में बने हुए थे। उसने जैसे ही ये फुटप्रिंट्स देखे, उसके तो होश पूरी तरह उड़ जाते हैं। जय ने मुझे कहा कि क्या मैंने रात को इस चीज को देखा था या नहीं, तो मैंने जवाब में हाँ कहा। जय को इतना घबराया हुआ देख के मैंने पूछा कि ये चीज क्या है, क्योंकि ये कोई पहाड़ी भालू तो नहीं लग रहा था और इसकी हरकत और चाल ढाल बहुत हद तक इंसानों जैसी थी। जय ने मुझे कहा कि उसे तुरंत ऊपर वाले कैंप से संपर्क करना होगा, ये देखने के लिए कि क्या वो लोग ठीक है या नहीं। मेरे मन में कई सारे सवाल थे, पर जय को इतना परेशान देख मैंने सोचा कि जब तक जय थोड़ा शांत नहीं हो जाता, मैं उसे अभी कुछ नहीं पूछूंगा। थोड़ी देर कोशिश करने के बाद रेडियो से ऊपर वाले कैंप के साथ संपर्क हुआ। तभी जो शब्द जय ने इस्तेमाल किया वो सुन के मेरे होश पूरी तरह उड़ जाते हैं। जय ने कहा कि नीचे वाले कैंप पे कल रात एक यति दिखाई दिया है और हमें अभी के अभी वापस नीचे जाना होगा। यति, ये शब्द तो मैंने पहले भी सुना है, मगर यति तो शायद काल्पनिक जीव होते हैं। तो क्या कल रात जो मैंने देखा वो सच में यति था? जय कैंप का सेटअप बांध रहा था और फिर मैंने उसे पूछा कि क्या सच में एक यति था? जय ने कहा ये एक यति ही है और ये कि अब हमारा यहाँ रहना बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। यति वैसे तो कभी किसी पे हमला नहीं करते हैं या उनके रास्ते में भी नहीं आते हैं, जब तक आप उनके रास्ते में न आ गए हो। तो जरूर हम गलत साइड से आ गए होंगे और इसीलिए ये इलाका हमारा नहीं है।
हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा, और ये कि उसने ऊपर वाले कैंप को भी अभी के अभी नीचे आने के लिए कह दिया है। हमारा पूरा सामान हमने अगले 10 मिनट में ही पैक कर लिया और सीधा हम नीचे उतरना शुरू कर देते हैं। जल्दी हम नामचे बाजार में पहुंच गए और शाम तक हमारे बाकी के दोस्त भी आ जाते हैं। जय और मेरे बाकी के दोस्त मुझे कहते हैं कि हम अगले दिन सुबह ही यहाँ पास बने हुए एक मंदिर में जाएंगे और वहाँ के पुजारी से मिलेंगे। हम मंदिर में उस पुजारी से मिलते हैं और उन्होंने मुझे बताया कि ये तो मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो कि मैंने एक यति को देखा, और उस पर ये कि हम सभी के सभी वहाँ से सही सलामत लौट आते हैं। हमने वहाँ एक छोटी सी पूजा की और फिर वहाँ से बाहर आ जाते हैं। मेरे साथ मेरे सभी दोस्त थे और अब उन्होंने मुझे बताया कि कैसे ये यति हमारी संस्कृति का ही एक हिस्सा है। भले ही बाहर की दुनिया इसे ढो या फिर काल्पनिक जीव मानती हो, मगर हम जानते हैं और विश्वास करते हैं कि ये हिम मानव सच में ही इन पहाड़ों में रहते हैं। ये लोग वैसे तो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, बल्कि कभी आपके सामने आएंगे भी नहीं, मगर बस आपको इसके इलाके में कभी भी नहीं जाना चाहिए। इसीलिए हम पहाड़ पे बने हुए जो स्थित मार्ग है यानी ट्रेल्स, हम वहीं से जाते हैं। मुझे आज भी इस बात पे ठीक से विश्वास नहीं होता कि ऐसा कोई जीव होगा, मगर उसका क्या जो मैंने उस रात देखा था, और सुबह मुझे जो फुटप्रिंट्स मिले उसका क्या। सच तो ये है कि ऐसे इस दुनिया में हजारों जीव हैं जो कि समुद्र और शायद पहाड़ों में ऐसी जगहों पर रहते हैं जहां हम नहीं जा सकते। हम इनके बारे में कुछ नहीं जानते हैं, और शायद ये अच्छा ही है कि अगर ये ऐसा ही रहे। हाय एवरीवन, मेरा नाम एड्रियन है और ये मेरी कहानी है। ये मेरे साथ हुई एक घटना है जिसे आज तक मैं ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाया हूं। ये कहानी है साल 2005 की, जब मैं तिब्बत गया हुआ था। साल 2001 से जैसे मेरा बहुत बुरा समय शुरू हो गया था। मेरी कंपनी जो कि कई बिलियन डॉलर्स की थी, वो पूरी तरह डूब जाती है। मेरी बीवी ने मुझे डिवोर्स दे दिया और जो भी मेरे पास थोड़े बहुत पैसे बचे थे वो भी चले जाते हैं। मेरी बीवी ने कोर्ट में ये साबित कर दिया कि मैं शराबी हूं और ये कि मुझे अपने बच्चों के साथ न ही रहने का और न ही मिलने का हक मिलना चाहिए। मैं सच कहूं तो मैं पूरी तरह टूट जाता हूं और बस अपने बच्चों और काम के बिना अब मैं शायद अपनी मौत का ही इंतजार कर रहा था। एक सच बात है कि जब आप अपनी जिंदगी के सबसे खराब दौर में हो तो तब जाके आपको समझ आता है कौन आपका असल दोस्त या शुभचिंतक है। मेरे सारे दोस्तों ने मुझसे बात करना बंद कर दिया। जब तक मैं उन्हें अच्छी अच्छी पार्टियां देता और महंगे रेस्टोरेंट्स में ले जाता तब तक तो मैं अच्छा था, पर अब जब मुझे उनकी जरूरत है तो मैं उनके लिए बोझ बन चुका हूं। मैं एक दिन अपने घर से बाहर निकल के कुछ खरीदने गया कि वहां मुझे एक बुद्धिस्ट मंक दिखाई देता है। मैंने शुरुआत में तो इसे कुछ कहा नहीं, पर इसके चेहरे पे एक तेज था, मतलब एक अलग आकर्षण जो कि आपको इसके तरफ खींचे। ये मंक बस अपना सामान लेके शॉप के बाहर ही गया कि मैंने उसे रोका और उसे थोड़ी सी बातें की। मेरे मुंह से कल रात की शराब की बदबू अभी भी आ रही थी और मेरे कपड़े भी शायद कुछ दिनों से मैंने बदले नहीं थे। मुझे आजकल जो भी देखता है बस यही सोचता होगा कि मैं कोई होमलेस हूं, यानी कोई भिखारी जो कि सड़क पे रहता है, मगर ऐसा नहीं है। मैं तो एक आलीशान मैंशन में रहता हूं और हाँ, मेरी बीवी के साथ डिवोर्स में
ये मैंशन नहीं बिका क्योंकि ये मेरी माँ के नाम पर है और वो आज भी जिंदा है। बहरहाल मैंने जब इस मंक से बात की तो उन्होंने मुझे बताया कि वो यहाँ अपने बड़े भाई से मिलने आए हुए हैं। वैसे तो कहा जाता है कि मंक्स सारी दुनिया से नाता तोड़ देते हैं, पर जब उनके बड़े भाई अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे तब वो अपने आप को रोक नहीं सके उनसे मिलने से। मैंने इन मंक को अपने घर में बुलाया और फिर उन्हें अपनी जिंदगी की सारी बातें बताई। इस मंक ने मुझे लगभग 1 घंटे तक बहुत कुछ बताया कि कैसे हमें जिंदगी जीनी चाहिए और कैसे कि सुख दुख जिंदगी का ही हिस्सा होते हैं। इन्होंने मुझे कुछ किताबें बताई और कहा कि मैं ये किताबें पढूं और मुझे उन्होंने मेडिटेट करने के लिए भी कहा। अगले 1 महीने तक मैंने ये सारी किताबें पढ़ी और मेडिटेट भी किया और इसके बाद मैं सच कहूं तो मुझ पे बहुत ज्यादा बदलाव आ जाता है। मैं इस मंक से लगातार संपर्क में था और जब इसका वापस अपने मॉनेस्ट्री यानी तिब्बत जाने का प्लान बना तो मैंने इसे कहा कि मैं भी उसके साथ जाना चाहता हूं। सारी तैयारियां हो जाती है और अगले 1 महीने में मैं तिब्बत पे एक पहाड़ के ऊपर बनी हुई मॉनेस्ट्री में था। ये एक अलग ही दुनिया थी और यहाँ जहाँ की तापमान हमेशा ही शायद 0 से नीचे रहता है, वहां मैंने इन मॉन्क्स को सादे कपड़ों में घूमते हुए देखा था। बहरहाल यहाँ रहते हुए मुझे लगभग 2 साल हो जाते हैं और अब मैं भी एक थोड़ा बहुत अनुभवी मंक बन चुका था। मेरी जिंदगी बिल्कुल सुलझ चुकी थी और मैंने ये भी सोचा था कि शायद ये सारा ज्ञान प्राप्त करके मैं यूएस से जाके अपना नया बिजनेस शुरू करूं। ये मंक्स कई बार पहाड़ों में ऊपर की तरफ जाया करते थे कुछ जड़ी बूटी लाने के लिए। इस जड़ी बूटी के लाभ कितने हैं मैं आपको बता नहीं सकता। इससे कई लोगों की बहुत गंभीर बीमारियां तक ठीक हुई है। मुझे तो वैसे कभी भी इनके साथ जाने का मौका नहीं मिला था, पर लगभग पिछले 6 महीनों से मैंने इनको कई बार कहा था कि मैं भी इनके साथ यहाँ जाना चाहता हूँ। अब हमें उस जगह जाना था और हमारी मॉनेस्ट्री के जो सबसे बुजुर्ग मंक थे उन्होंने कहा कि इस बार ये लोग मुझे भी अपने साथ ले जाए। सुन के मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया और फिर मुझे बताया गया कि हमें क्या तैयारियां करनी है वहां जाने के लिए। हमें 3 दिन के लिए चल के पहाड़ के एक जगह पे जाना था जहां की ये खास जड़ी बूटी पाई जाती है। जैसा मैंने कहा कि ये जड़ी बूटी बहुत से रोगों का इलाज भी करती है। हम ये सफर शुरू करते हैं और मेरे साथ और भी 4 मंक्स थे। हम अपने साथ कुछ खाने पीने का सामान ले जा रहे थे। आमतौर से ऐसे जगहों पे जब लोग ट्रैक्स करने जाते हैं तो अपने साथ क्या क्या सामान नहीं ले जाते, पर हमारे यहाँ मंक्स लगभग बिना किसी सामान यानी गर्म कपड़े, टेंट, स्लीपिंग बैग्स इनके बिना ही जा रहे थे। पहले दिन हम जिस जगह पे रुकते हैं वहां एक नेचुरल टेंट बना हुआ था, मतलब वहां पेड़ थे और उन पेड़ों के ऊपर इन मंक्स ने ऐसी व्यवस्था कर रखी थी कि नीचे पानी ना आ जाए और वो हमेशा सूखा रहे। हमने वहां जाके जो देखा ये चीज हमें थोड़ा चौंका देती है और बाकी के मंक्स भी इस बारे में बात कर रहे थे। हमने देखा इस जगह पे एक चूल्हा जैसा बना हुआ है और इसके आसपास बहुत ही ज्यादा बड़े पैरों के निशान हैं। ये निशान जो थे वो इंसानों के पैरों के तो नहीं थे, और तो और ये पैरों के निशान इतने ज्यादा बड़े थे जिसे देख के ऐसा लगा कि ये चीज कुछ नहीं तो 10 या 12 फुट की तो होगी ही। मंक्स ने जो बात की उससे मुझे ये समझ आया कि ये कोई बहुत ही बड़ा जानवर है और वो लोग इसके रास्ते से हट जाना चाहते हैं। पहली बार ही मैंने
इन मंक्स के चेहरे पे घबराहट महसूस की, जैसे कि ये लोग इस चीज से बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। सच कहूं तो इस बात ने मुझे भी थोड़ा डरा दिया, पर मैंने भी ज्यादा डर दिखाना ठीक नहीं समझा। हम सब ने बात की और ये सोचा कि क्या आज रात हमें यहाँ रुकना चाहिए या फिर कहीं और जाना चाहिए। मॉन्क्स का बनाया हुआ ये शेल्टर तो था और यहाँ पे उनके हिसाब से एक यति रह रहा है। मॉन्क्स ने मुझे बताया कि ये इलाका यति का है और हम बस यहाँ एक ही समय आते हैं जब हमें ये जड़ी बूटी लेनी होती है। शुरुआत में तो मुझे इनकी बात पे ज्यादा भरोसा नहीं हुआ कि ये लोग कितनी आसानी से ये फुटप्रिंट्स यति से जोड़ रहे हैं, पर बाद में जब मैंने यति यानी बिगफुट के बारे में और पढ़ा और सुना तो मेरा नजरिया बदल जाता है। हम सब ने ये तय किया कि हम यहाँ से थोड़ी दूर एक गुफा बनी हुई है, वहां जाके देखेंगे कि क्या हम आज रात वहां रुक सकते हैं या नहीं। हम चल के आगे गए और अब इस गुफा के सामने आते हैं। गुफा के अंदर एक मंक जाता है और फिर उसने आके कहा कि अंदर सब कुछ ठीक लग रहा है, हम रात को यहां रुक सकते हैं। हम सब गुफा के अंदर आ गए और हमने अंधेरा होते ही अंदर आग भी जला ली। हम अंदर बैठ के खाना बना रहे थे और तभी हमें गुफा के बाहर से एक जोर की दहाड़ सुनाई देती है। सारे मंक्स अंदर ही थे और बहुत ज्यादा डर जाते हैं। हमने तुरंत एक एक हाथ में जलती हुई लकड़ी उठाई और यहां खड़े हो जाते हैं इस गुफा के प्रवेश की तरफ। हम सब देखते हैं कि गुफा के बाहर हमें एक परछाई दिखती है। ये परछाई जैसे हमें दिखी और ये चीज जो थी ये बहुत बड़ी थी। इसने फिर से अंदर देख के एक दहाड़ मारी और तभी हम में से एक मंक ने कुछ मंत्र जैसा पढ़ना शुरू किया। ये मंत्र सुनते ही ये चीज घूम के वापस चली जाती है। फिर उस मंक ने कहा कि वो रात भर जगा रहेगा और पहरा देगा और बाकी के सभी मंक्स सो जाए। ये मंक रात भर वही मंत्र पढ़ता रहे और फिर हमें बाकी की रात इस यति की ना कोई आवाज आई और ना ही हमें वो दिखाई दिया। अगले दिन सुबह उठ के हम सब अपने रास्ते पे निकल जाते हैं और फिर हम आराम से वापस अपनी मॉनेस्ट्री भी आ गए। हमें बाकी के रास्ते में ये यति कहीं दिखाई तो नहीं दिया, पर हाँ हमें उसके पैरों के निशान यानी फुटप्रिंट्स बहुत जगहों पर दिखे। हम जब वापस आते हैं तब मुझे एक मंक ने कहा कि वो लोग एक मंत्र का उच्चारण करते हैं जब भी उनके साथ किसी बिगफुट का सामना होता है। उसने कहा आमतौर से ये जीव आपके इलाके में नहीं आएगा और उससे आपका सामना तभी होगा जब आप उसके इलाके में जाएंगे। ये जो जड़ी बूटी है ये ऐसी ही जगह पे मिलती है जहां इंसानों का वास नहीं है और इसीलिए कभी कभी यहाँ पे कुछ मंक्स का यति से सामना हो चुका है। बहरहाल अब इस घटना के बाद मैं और एक बार ये जड़ी बूटी ढूंढने के लिए वहां गया था, मगर उस बार हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस मॉनेस्ट्री में 5 और साल रहने के बाद 2010 में मैं वापस यूएसए लौट जाता हूँ। आज 2022 और मेरी एक बहुत ही बड़ी टेक कंपनी है जो कि शायद दुनिया की 100 सबसे बड़ी टेक कंपनीज में एक है। इस मॉनेस्ट्री से मिली हुई सीख के लिए ही आज मैं जिंदगी के इस मकाम पे पहुंच पाया हूं। मुझे एक मॉन्क ने भी ये कहा था कि यति को देखना बहुत ही भाग्य की बात होती है और जिसने भी इस जीव को देखा है वो अपनी जिंदगी में बहुत कुछ बड़ा करता है। मुझे पता तो नहीं क्या ये मेरा भाग्य है या फिर मेरी सीख और मेहनत, पर हाँ इस जगह ने मेरी जिंदगी बदल दी और वो भी अच्छे के लिए। मैं आज पहली बार अपनी मॉनेस्ट्री के बाहर किसी से ये घटना बांट रहा हूँ और उसका भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो ये कारण मैं आपको मेरी अगली कहानी में बताऊंगा।
तो तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें।